जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, ये स्क्रीन में फिर से कुछ दिख रहा होगा आपको। हम लोग इस समय एक सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं। सीरीज क्या थी कि आपकी जो क्लास टेंथ, जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं क्लास टेंथ के, तो उसमें जो पिछले साल आए हुए जो प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग बायोलॉजी का एमसीक्यू, मतलब पिछले साल आया हुआ जो बायोलॉजी का सवाल है, एमसीक्यू टाइप का, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बायोलॉजी का डिस्कस किए थे। एक पार्ट इसका डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए थे। तो हम लोग इसमें आज, ये कौन सा चैप्टर है बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेसेस का, तो हम लोग पार्ट 1 किए थे। तो आज हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पार्ट तो 2 होगा, है ना। तो अब फिर से बताएं आपको कि ये जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए जो आपके वनडे एग्जाम है, मतलब वनडे एग्जाम से संबंधित जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी फिलहाल पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, और भी जो कुछ छोटे मोटे वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये सब सवाल है, इनसे आते हैं। क्योंकि ये जो बुक है एनसीईआरटी लेवल पे, हमने एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन उठाया गया है, या पिछले साल जो आया हुआ है, या कुछ और एक्स्ट्रा जो डाला गया वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। सब लोग एनसीईआरटी एनसीईआरटी ढूंढते ही रहते हैं। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है वो वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है वो सबके लिए। तो कोई भी इसको देख सकता है, मतलब कहने मतलब जिसकी दाल गल सकती है वो आराम से इससे देख के अपनी दाल गला सकता है। तो आइए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पिछले क्लास में शायद ये क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे, और अब हम लोग अगला क्वेश्चन ये 21 पे आएंगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ विटामिन और सॉल्युबल इन वाटर। तो देखिए यहाँ पे कुछ पेयर दिया गया है विटामिन का। अब पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो वाटर क्या सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो एक्चुअली जानते हैं जो विटामिन होता है, अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन की, तो जो विटामिन होते हैं ना, ये दो टाइप्स होते हैं। एक एक देखिए होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल, और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। ठीक है। तो देखिए जो फैट सॉल्युबल, उसमें विटामिन कौन कौन सा आता है। इसमें विटामिन आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए, डी, ई, के, ये सारा क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और वाटर सॉल्युबल में जो विटामिन में क्या बचा है, ये बी। अब बी में बहुत सारे इसके कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B12। तो इसके जितने भी कम्प्लेक्स होते हैं सारे बी क्या है, ये सब वाटर सॉल्युबल हैं। और दूसरा विटामिन सी। तो ये विटामिन बी, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल हैं, और ये क्या है, फैट सॉल्युबल। तो इसी से देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ये देखिए विटामिन ए, बी, नहीं, ए वाला ये क्या है, ये फैट सॉल्युबल है, इसलिए गलत है। अब बी और सी, देखिए यही वाला ऑप्शन है। तो बी सी जो है ये राइट आंसर इसका होगा, विटामिन बी सी राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है। तो इससे देखिए, इससे और भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें तो ये दिया है, तो आप याद कर लीजिए ए, डी, ई, के, ये क्या है, ये फैट सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल में क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या है, ये है वाटर सॉल्युबल। तो अब इसके बाद भी कोई क्वेश्चन अगर इसके अलावा ही आता है तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ये प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में कम से कम जितने टाइप के बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग इसको कर सकते, मतलब अगर आएगा कभी बाद में तो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि हम देखिए, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि पूरा क्वेश्चन हुआ एकदम यहीं से आएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई लॉलीपॉप नहीं है, मतलब हम जो पढ़ाएंगे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल बाहर से आएगा। हमारा उद्देश्य इसमें क्या है, पिछले साल आए हुए क्वेश्चन को कराना, और उससे संबंधित जो कंसेप्ट हैं उसको भी बता देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोग उस कंसेप्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कर लेंगे। और ये बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा
सारा क्वेश्चन यही बता, सर आपने बताया था एक क्वेश्चन बाहर से आ गया। तो ऐसा हम कुछ नहीं बता रहे हैं, बात में आई। हम केवल क्वेश्चन करा रहे हैं पिछले साल आए हुए क्वेश्चन का, और उससे संबंधित जो भी कंसेप्ट होगा उसको बता देंगे, तो हो सकता है कि आपकी बात बन जाए। बात समझ में आई? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन अगला है, द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। सब लोग जानते होंगे। जैसे क्या है ना, कौन कौन विटामिन, मतलब किस सोर्स में, मतलब किस खाने पीने में जो पदार्थ होता है, इसमें कौन सा विटामिन ज़्यादा मिलता है, यानी मतलब ये हुआ। तो विटामिन सी एक्चुअली जो होता है, ये जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में मतलब देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें से क्या है, एग नहीं, ये नहीं होगा, फिश भी नहीं होगा, वीट, तो ये ऑरेंज जो है संतरा, इसमें क्या होगा, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होगी, है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, विटामिन सी, ओ सॉरी, ऑप्शन डी यानी ऑरेंज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पूछ रहा है, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काज वेरी वेरी डिजीज। अच्छा, विटामिन का भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है देख सकते हैं, इसका लिंक भी हम नीचे डाल देंगे। उसमें किस बीमारी की कमी से, क्योंकि अब वो चलेंगे तो लंबा हो जाएगा, किस बीमारी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा, और इसका जो पार्ट 1 है वो भी नीचे, सब नीचे डल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट में भी देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, ये MCQ साइंस का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का, है ना। तो ये पूछ रहा है विटामिन कॉज वेरी वेरी डिजीज। अब देखिए, अ, हमने बताया था B1 का कई कॉम्प्लेक्स होता है, B1 B2 B3 B5 B12, इस तरह से। तो किस वाले बी से ये बेरी बेरी नाम का रोग होता है, तो एक्चुअली ये कौन सा है जो B1 होता है, ये इससे बेरी बेरी होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, अगर ये कैटेगराइजेशन नहीं किया है, अब इसमें तो कैटेगराइजेशन कर दिया, B1 B2 B3 B5, कभी कभी सीधा पूछ जाता है किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन बी होगा उसका सिंपल आंसर, वो सिंपल है। ये थोड़ा सा अंदर जाके पूछा है, तो इसमें B1 इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि विटामिन B1 की मोस्टली कमी से होता है। अब देखिए, जिसको बेरी बेरी रोग होता है उसमें क्या क्या सिम्टम नजर आते हैं, जैसे कि उसको चलने में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, है ना, सेंसेशन उसके थोड़ा ऐसे हाथ पैर के सेंसेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, मतलब कम हो जाएगा, मतलब सेंस करने की क्षमता जो है उसकी कम हो जाएगी, है ना। और ये लॉस ऑफ मस्कुलर फंक्शन, मतलब जो ये आपका लोअर लिम्स है, मतलब पैर, उसमें क्या होगा, उनके जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा पैरालाइज टाइप हो जाएगा, मतलब चल उठेगा नहीं, आप चल फिर नहीं पाएंगे। तो ये सारा चीज इसमें हो देखने को मिलता है। बात में आ रही है? ठीक है। अब दूसरा कुछ मेंटल कंफ्यूजन, ये सब भी देखने को मिलेगा, पेन होगा, है ना, स्पीच डिफिकल्टीज होगी, मतलब बोलने में समस्या होगी, आप कहेंगे कुछ और निकल आएगा कुछ और, है ना, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये सारी बीमारियां बेरी बेरी से जो ग्रसित रोग कह लीजिए लोग होंगे, उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए विटामिन से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी काज पेलेग्रा डिजीज, है ना। ये, अब देखिए इसमें वही है, अब बी, विटामिन बी से बेरी बेरी भी था, ये पेलेग्रा भी विटामिन बी है, तो वो किस में था, B1 से। और ये देखिए, ये होगा एक्चुअली विटामिन B5 की कमी से होता है, किसकी डिफिशियंसी से, विटामिन B5 की डिफिशियंसी से। अब अगर फिर से अगर ऑप्शन आया केवल बी रहेगा और ए सी रहेगा, ए रहेगा, तो क्या मारेंगे बी, लेकिन अगर इसमें कैटेगराइज कर देगा तो B5 से क्या होगा, पेलेग्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और B1 से क्या होता है, बेरी बेरी। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये एक प्रकार का जो जिसको पेलेग्रा रोग होता है, इसमें उसको क्या क्या देखने को मिलता है, ये उसमें तो डायरिया, सबको जानते होंगे, है ना, ये होगा, और वीकनेस देखने को मिलेगा, है ना, पेन, एब्डोमिनल पेन होगा, है ना, इन्फ्लामेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि इंटेस्टाइन में जो कोटिंग होती है उसको म्यूकस बोलते हैं, तो ऐसी मेम्ब्रेन जहां पे उसकी कोटिंग होती है उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसमें घाव टाइप से बन जाएंगे, ये सारी चीजें होती है ना। और मेंटल कंफ्यूजन, मतलब ब्रेन पे थोड़ा सा समस्या होगा, कंफ्यूज रहेगा कि ये करें कि वो करें कि क्या करें, डिसीजन लेने में समस्या, है ना। स्केली लीफ स्कोर, स्पेशली इन द सन एक्सपोज एयर इन द स्किन, मतलब जब धूप, सन की लाइट जब हमारे स्किन में पड़ेगी, तो स्किन में बहुत सारे ना वो
चकत्ते पड़ जाएंगे या कुछ रेडनेस हो जाएगी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है ऐसे संबंधी लोगों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स, मतलब ह्यूमन के सलाइवा में जो आपकी लार है ना, जो लार टपकती है, उस लार में क्या पाया जाता है इस ऑप्शन में से, है ना। तो देखिए, थोड़ा सा बताइए आंसर। तो देखिए, एक्चुअली जो सलाइवा होती है, सलाइवा भी एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब पाचन करने में वो भी हेल्प करता है, रोल है उसका। तो इसमें देखिए जो पाया जाता है, इसमें आप क्या पाया जाता है, टाइलिन, पी इसका साइलेंट है, अटाइलिन मत पढ़िएगा इसको, इसको टाइलिन पढ़ते हैं। तो टाइलिन नाम का एंजाइम उसमें, ये सलाइवेशन में ये हो पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, हीमोग्लोबिन हमने सब क्लास में पढ़ाया है, और ये तो क्वेश्चन है, तो अब हीमोग्लोबिन पूछा है कि इसमें क्या रोल, इसका क्या रोल होता है। तो एक्सक्रीशन करता है, रिस्पायरेशन करता है, डाइजेशन करता है कि ग्रोथ करता है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, और एक्चुअली हीमोग्लोबिन का जो काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसमें होती है, मतलब वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। पास में आई, क्या करता है वो, ऑक्सीजन को कैरी करता है। बस चेक कर रहे थे कौन सा कलर ज़्यादा दिखता है, तो रेड कलर शायद कम दिखता है। ठीक है, दिखता है। हाँ, तो ये क्या करता है, इसका क्या रोल होता है हीमोग्लोबिन का, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसमें होती है। मतलब जो ब्लड में ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक आर्टरी है, अब इसमें ये ब्लड ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ये ब्लड है, तो इसी ब्लड में ये हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। कहाँ पे, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, और वो क्या करता है कि जो ये ऑक्सीजन होता है उसको एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाता है ना। मतलब ये ब्लड के कहाँ पे, पहले तो ब्लड के आरबीसी में, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और देखा जाए तो एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन ऐसे होते हैं। मतलब एक प्रकार से आरबीसी क्या है, ऑक्सीजन उसी का कह रहे होता है, ऐसे समझिए कि आरबीसी एक बस है, इसमें सब लोग बैठ गए, मतलब सब लोग, मतलब ऑक्सीजन बैठेगा, और हीमोग्लोबिन उस बस की टेबल है, मतलब उसकी चेयर है, सीट है ना। अब एक सीट में जैसे 3 लोग बस में बैठते हैं या 2 लोग बैठते हैं, तो इसमें एक हीमोग्लोबिन कितने लोग बैठेंगे, 4, 4 ऑक्सीजन को ये लाद लेगा और एक्स रहेगा। ऑक्सीजन का काम आपको पता ही होगा, और ये किस प्रोसेस में, रिस्पायरेशन में ऐसा होता है। ये ऑक्सीजन रिस्पायरेशन जब होता है तो ऑक्सीजन कैरी करता है, और ये क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ के हमें एनर्जी देता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, है ना। तो इसलिए क्या इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, राइट आंसर इसका होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन पे आइए, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द करेंसी ऑफ एनर्जी, या एनर्जी कॉइन मतलब सिक्का, और वो करेंसी क्या है। अब देखिए, एनर्जी करेंसी का मतलब क्या होता है, करेंसी सब जानते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, करेंसी है जेब में हमारे, दिखाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि करेंसी नहीं दिखानी चाहिए कैमरे के सामने ऐसे। तो करेंसी हमारे पास है। अब देखिए करेंसी का मतलब ये है कि हम एक किसी एक चीज को, मतलब वो कर दिए हैं, सेलेक्ट कर दिए हैं कि हमारी करेंसी है, हम इसको लेके कहीं पे जाएंगे तो हमको उससे कुछ भी मिल सकता है, कुछ खरीद सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। तो आप लोग भी जब कुछ खाते होंगे तो कभी बर्गर खाए, कभी पिज्जा खाए, कभी चाउमीन खाए, सब जो खाते हो ना, तो ये जब तोड़ के फाइनली जो जिस एनर्जी हमको जो मिलती है, वो मिलती है हमको एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और यही एटीपी जो होता है ये हमारी एनर्जी करेंसी है। अब इस एनर्जी से, ये जो एटीपी मिली है, इस एनर्जी से आपका जो काम करने का मन हो वो कर सकते हैं। किसी को गरिया सकते हैं, किसी को प्यार से बोल सकते हैं, किसी को भजन सुना सकते हैं, तो ये हर काम में आती है एटीपी। अब जो आप चाउमीन, बर्गर, पिज्जा और जो भी खाते हैं नॉन वेज, ये हर काम में वही एनर्जी नहीं तो तोड़ के किस में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो इसीलिए उसको बोला जाता है करेंसी। समझ में आई। जैसे मान लीजिए अब कोई काम कहीं कुछ कर रहा है, तो मान लीजिए किसी खेती बाड़ी का काम है, तो अब उसके यहाँ क्या होगा, गेहूँ उगेगा ना, गेहूँ उगेगा, धान उगेगा। अब ऐसा तो है नहीं उसके पास धान है तो कहीं गया तो धान लिए घूम रहा है, हमको भैया वहाँ छोड़ दो, लो 5 किलो ले लो धान या 5 किलो ले लो गेहूँ, उसको कैरी करने में आसान है, तो ले जाए कहीं मंडी में बेच देगा।
और उससे क्या ले आएगा, करेंसी, है ना, गांधी जी। अब उसको लेके जाएगा जहां मनो, होटल में जाएगा, किराया का वो बस में जाएगा, जहां मनो वहां जाएगा, आराम से घूमेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं करेंसी, इस प्रकार से एटीपी है। आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, उसको तोड़ के जब तक एटीपी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, एटीपी। चाहे सिक्का कहिए चाहे करेंसी कहिए। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, समझदार हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कंप्लीटेड इन, देखिए ग्लाइकोलाइसिस ये भी किसका क्वेश्चन है, एग्जाम वो है रिस्पायरेशन का। एक्चुअली ये ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, देखिए हमने बताया, अभी फिर से बताएं, जब यही कलर सही रहेगा, व्हाइट पे कैसा आएगा, थोड़ा सा कम कंट्रास्ट है, बस बस। देखिए ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये कहाँ एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस कहते किसको है, देखिए हमने बताया भी कि हम लोग जो कुछ खा रहे हैं, कुछ लोग रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, चाउमीन, पिज्जा पिज्जा बर्गर ये सब खाएंगे ना, तो उनमें उनको अल्टीमेट जो मिलेगा मिलेगा, या तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, या तो फैट मिलेगा, या तो प्रोटीन मिलेगा, या तो विटामिन मिलेगा, या तो मिनरल्स मिलेगा, यही सब तो मिलेगा। अब उनको तोड़ के हमको एनर्जी देने का काम कौन करेगा, रिस्पायरेशन, अर्थात उसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो मान लीजिए यहाँ पे हमको ये ग्लूकोज हमको मिला, अब इस ग्लूकोज को ना तोड़ के हमको देना है एनर्जी। तो जब ये ग्लूकोज टूटता है तब हमको एनर्जी मिलती है। तो ये ग्लूकोजवा जो है ये तुरंत ऐसे नहीं टूट के पूरा खत्म हो जाएगा, राख एनर्जी दे देगा। ये ऐसे ना स्टेप बाय स्टेप टूटता है। जैसे कि अगर आपको कहीं पे मतलब इसे, जैसे इसको मोबाइल को खा के आपको एनर्जी लेना है, इसको आप खाएंगे नहीं, अब इतना खा लिए तो इतना की एनर्जी मिल गई, दूसरे को दिए वो भी खा लिया उसको एनर्जी मिल गई। तो इसी प्रकार से ग्लूकोज को ऐसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाएंगे, एनर्जी मिलती जाएगी। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में बताए थे। तो जब यह ग्लूकोज टूटेगा, तो जानते हैं जब टूटेगा तो ऐसे तोड़ के एक स्टेप में बनता है पायरूबिक एसिड, या इसी को पायरुवेट बोलते हैं। अब ये पायरुविक एसिड टूटता है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस। बात समझ में आई। अब जो ग्लाइकोलाइसिस पूछ रहा है कहाँ पे होता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए एक वो है, पूरा एक लीफ चाहिए, मान लीजिए सेल है एक, ये ऐसा सेल है ये, तो ये पूरा सेल है, तो इसमें भरा हुआ है पूरा साइटोप्लाज्म। ये वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म, जो भरा हुआ है। तो इसी के अंदर ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट में, पायरुवेट में बदलता है, इसी को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। बदल दिया, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब ये जब ये टूटेगा ना पायरुवेट, तो कुछ कुछ एटीपी हमको मिलेगा, इसका डिटेल हम लोग क्लास में किए हैं। इसके बाद यही पायरुवेट चला जाएगा कहाँ पे, क्रैब्स साइकिल में, वहां टूटेगा, वहां एनर्जी मिलेगा। फिर ये चला जाएगा ईटीएस में, वहां पे एनर्जी मिलेगा। तो इस तरह से इसका प्रोसेस चलता है, तो एनर्जी मिलता है। तो पूछा है, अभी देखो ये क्रैब साइकिल चलता है माइटोकांड्रिया में, और ईटीएस भी चलता है माइटोकांड्रिया में, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, पूछा है कि ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। क्रैब साइकिल इसके बाद चलेगा, कहाँ चलेगा, माइटोकांड्रिया में, माइटोकांड्रिया में। ईटीएस कहाँ चलेगा, उसके बाद जो उसका माइटोकांड्रिया का मेम्ब्रेन है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखिए, व्हाट इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, वाह बहुत सुंदर क्वेश्चन। ये एक प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस, तो इसमें क्या फॉर्म होता है। एक्चुअली थोड़ा सा इसको हम बता दें, ग्लाइकोजेनेसिस होता क्या है, कहाँ गया, हाँ यहीं बता दे रहे हैं यहीं पे। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या होता है। एक्चुअली जैसे आप लोग कुछ 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 खाए ना,
तो उससे क्या हुआ, मान लीजिए खा लिए नटाई भर पूरा हचक के, अब क्या हुआ कि एनर्जी उससे खा लिए पड़े हैं बिस्तर में, जैसे भी ठंडी के समय रजाई ओढ़े पड़े हुए हैं, अब कुछ जब खा लिए हैं यूज नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी क्या होगा, बचेगा, तो उसको ना स्टोर किया जाता है वो, तो जब उसको स्टोर करता है तो उसका ना फॉर्म चेंज कर देता है हमारे बॉडी में। अब उसका स्टोर करने का एक स्थान भी होता है, जैसे मानिए आप कोई चीज़ आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, अगर आप उसको प्रोडक्शन करेंगे तो अलग तरीके का रहेगा, अगर आप सोचो प्रोडक्शन करना उसको रखना है कहीं पे तो वो अलग टाइप से उसको रखा जाएगा, तो वो होता है चेंज, प्रोसेस उसको चेंज करना। तो इसी तरह से ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है इसमें भी यही चीज होता है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, देखिए एक्चुअली जब हम लोग जो ये ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन में, इसमें ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट करके अगर आपके पास ज्यादा ग्लूकोज बच गया तो ध्यान होता है ना, हचक के खा लिए, अब यूज हुआ नहीं, मटर 20 की तरह पड़े हो बिस्तर में, तो अब उसका क्या होगा, उसको स्टोर कर लेगा कि हो सकता है कभी ऐसी स्थिति आए कि आपको खाने ना मिले 3-4 दिन, है ना, कहीं बाराती गए भूल गया खाना खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा, तो उसलिए ये ग्लूकोज क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेगा, और ये कन्वर्ट करके कहाँ पे ले जाएगा, लीवर में, लीवर में क्या कर देगा, इसको स्टोर कर देगा, तो जब लीवर में स्टोर करेगा ग्लूकोज को तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइको, इस प्रोसेस मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर करना लीवर में, बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब अब जब ये चेंज होता है, मुझे वही पूछ रहा है व्हाट इज द फॉर्म्ड ग्लूकोज, क्या बनता है, तो ग्लाइकोजन, इस प्रोसेस में क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, किससे बनता है, ग्लूकोज से, इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्लाइकोजन, अर्थात बी नंबर। अब कभी जरूरत पड़ती है तो इसको तोड़ा भी जाता है, अब इसके लिए कुछ एक बताइए, एक एंजाइम की जरूरत, एक मतलब वो हार्मोन्स लगता है, कमेंट बताइए आप, जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है तो कौन सा हार्मोन्स लगता है, हमने क्लास में बताया इसको, ठीक है। अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे आइए, ये देखिए, ये पूछ रहा है हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये देखिए हमने बताया था ग्लाइकोलाइसिस ये रिस्पायरेशन का एक पार्ट है, और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कॉमन पाथवे भी होता है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन का, क्या होता है, कॉमन पाथवे भी है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन का। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये पूछ रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के समय, जैसे हमने बताया कि जब एनर्जी मतलब जब किसी भी ग्लूकोज को जलाया जाता है, मतलब तोड़ के उसको कहिए कि ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो हमको उससे एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी में पहला प्रोसेस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब उस ग्लाइकोलाइसिस में जब होगा तो किस फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, एटीपी के फॉर्म में। हमने पिछले अभी बताया कि जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो कहाँ पे होगा, पहली बार तो ये कहाँ बताया अभी, साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में होता है ना। अब इसमें कितनी एटीपी एनर्जी बनती है, कितनी एटीपी एनर्जी बनती है, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलो देखिए ये प्रोसेस लिखा हुआ है ग्लाइकोजेनेसिस का, हमने अभी पिछले वाले में बताया था कि जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए पायरूवेट में ऐसे बदलते बदलते, तो इसी ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस है, कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, तो कितनी एटीपी इसमें बनेगी। तो देखिए एक्चुअली ये वाला जब ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज ना पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे एक एनर्जी ये लग रही है, मतलब यूज हो रही, मतलब इसको करने में एक एनर्जी का यूज हो रहा है, अभी बना नहीं। और फिर उसके बाद देखिए जब फ्रैक्टोज 6 फास्फेट से फ्रैक्टोज 1,6-बाईफास्फेट या 20 फास्फेट बनता है, तो एक एनर्जी यहाँ भी यूज हो गई, है ना। उसके बाद देखिए इसके बाद एक ये प्रोसेस होता है 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट जब बनता है, तो यहाँ पे 2 एटीपी बनती है, यहाँ पे देखिए एक एटीपी यहाँ यूज हुआ और एक एटीपी यहाँ यूज हुआ, और 2 एटीपी यहाँ पे बना, और
दो एटीपी जब फास्फोइनॉल पायरुवेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीईपी बोलते हैं, जब पीईपी से पायरुवेट बनेगा तो दो एटीपी यहाँ क्या होगी, बनेगी। तो दो एटीपी यहाँ बना, दो यहाँ, चार एटीपी बना, और दो एटीपी का यूज हुआ। तो कभी कभी, अब इसमें क्वेश्चन देखिए पूछा है कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर ऑब्टेन्ड, मतलब प्राप्त हुआ। अगर इसको हम लोग कह सकते हैं कितने एटीपी बनेगा, मतलब कुल कितना ओटीपी फाइनली बना, तो बना कितना, चार। देखिए इसमें कितना बना, चार। लेकिन दो क्या हुआ, खर्चा हो गया, मतलब दो क्या हुआ, यूज हो गया। अगर कोई मान ली पूछा कुल में, अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्लियर ये नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मान ली पूछा अगर नेट गेन एटीपी, तो चार बना, दो खत्म हो गया, तो कितना रह गया, टू एटीपी। और अगर पूछा कितना एटीपी टोटल बना, तो चार एटीपी। तो अब इसमें बोला कि कितना ऑब्टेन हुआ, तो अब देखिए इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये चार एटीपी मतलब टोटल बन रहा है। लेकिन अगर दो यूज भी हो गया तो जो नेट गेन, तब ये नेट गेन एटीपी कहलाएगा, कितना, टू एटीपी। तो इसका आंसर हम लोग फोर बोल सकते हैं, फोर। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स आर। क्वेश्चन 2022 में है, बताइए थोड़ा सा। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर ब्रोकन, मतलब देखिए वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें चट्टान को तोड़ के कंकड़ बना दिया जाता है। ये है ना, उल्टा तो नहीं बोल दिए, हाँ सही है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, उसको तोड़ के मिट्टी में मिला दिया गया, मतलब एक को तोड़ के बहुत छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वो इनमें से कौन सी, एनाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन, बोथ, नन ऑफ दीज, ओ सॉरी, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक्चुअली देखिए क्या होता है हमारे बॉडी में, एक प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म होती है, ये दो टाइप्स होती है। एक होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरी वाली को बोलते हैं एनाबोलिक बॉलिज्म। अब जो ये कैटाबोलिक है, इसमें देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, मतलब इसको तोड़ना। मतलब अगर कैटाबोलिक हो रहा है, तो अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इसके उसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाएगा। तो ये जो ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और जो ये है ये हो जाएगा सिंपल फॉर्म। बात समझ आई। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ दिया तो क्या कहलाया, कैटाबोलिज्म। और जो एनाबोलिज्म होता है ये प्यारे प्यारे बच्चों, उसमें देखिए क्या होता है, अगर ये बहुत छोटा छोटा रहेगा और इसको तोड़ के, ओ सॉरी, इसको जोड़ के एक बना दो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा सिंपल, और ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। तो इससे जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा तो एनाबोलिज्म। अब देखिए ये कब कब होता है, जैसे मान लिया आप खाना खाए, रोटी खाए, अब रोटी गया तो पहले हमारी जो इंटेस्टाइन है, पहले हमारा दतवा ने एकदम से तोड़ तोड़ बराबर कर दिया उसको, अंदर गया, इंटेस्टाइन ने भी तोड़ा, तो वो तोड़ने वाला क्या कहलाएगा, कैटाबोलिज्म। फिर उसके बाद जोड़ा किसने, जुड़ के क्या बनता है, एटीपी। जब एटीपी बनेगा तो क्या कहलाएगा, एनाबोलिज्म। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, हाँ क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ देना, तो क्या कहलाएगा, कैटाबोलिक रिएक्शन, है ना। तो कैटाबोलिक रिएक्शन में तो इसका आंसर क्या होगा, पी नंबर दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो सबको पता है यार, कितना चैम्बर होता है, चार चैम्बर, है ना। ऐसा हार्ट नहीं होता है,
हार्ट का कलर कुछ और होता है, और ऐसा भी नहीं होता है ना, ये वाला जो बनाते हैं ये भी नहीं होता है। ये फिल्मी हार्ट है, और ये हमारा हार्ट है, मेरा नहीं, बनाने वाला मेरा। तो इसमें क्या होता है, इधर एक तरफ इधर राइट, और ये वाला क्या है इधर लेफ्ट, ये वाला राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितना हो गया, 4। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 4, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, देखिए ये क्वेश्चन भी हार्ट से ही है, और ये हार्ट से और सर्कुलेटरी सिस्टम, कह लीजिए सर्कुलेशन से भी है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पल्मोनरी वेन ब्रिंग ब्लड टू, पल्मोनरी वेन जो होती है वो ब्लड ले आती हैं, है ना, वो ब्लड कहाँ पे लाती हैं। तो देखिए, अब पल्मोनरी वेन होती कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को दिखाया गया है कि कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है, दिख रहा है, शायद दिख रहा है। चलिए, देखिए यहाँ पे है, ये बॉडी पार्ट है, यहाँ सबसे ये नीचे वाला जो है, मतलब देखिए बॉडी पार्ट से पहले ब्लड हार्ट में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से फिर से हार्ट में आएगा, फिर से बॉडी पार्ट में जाएगा, ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे समझिए कि ये वाला साइज हमारा बॉडी पार्ट है। अब यहाँ से ब्लड पहले आया राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ पे जाएगा ये वाला जो है, इसको लंग्स बोलते हैं, यहाँ पे लंग्स में। तो अब फिर लंग्स के बाद ये पल्मोनरी वेन द्वारा ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में, है ना, कहाँ पे आता है, लेफ्ट, ये जो दिख रहा है ये वाला लेफ्ट एट्रियम है, तो ये वाला दिख रहा है, और इसके नीचे जो है ये वाला आई थिंक दिख रहा होगा, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसलिए कहा ये वाला राइट, ये वाला राइट है, और ये वाला सॉरी राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से ब्लड क्या है, पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में। तो इसका आंसर पहली बात तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम कहाँ, हाँ ये बी नंबर, लेफ्ट एट्रियम में। अब देखिए वेन में, कभी कभी बताइए क्वेश्चन कि वेन में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, बस एक वेन को छोड़ के, कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सभी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि किस वेन में शुद्ध रक्त होता है और किस में अशुद्ध। तो सभी वेन में अशुद्ध रक्त होता है, बस एक को छोड़ के, जो कौन सी है, पल्मोनरी वेन। मत जानिए, हिंदी में उसको फुसफुस धमनी, धमनी है, हाँ सिरा है, सिरा, वेन मैंने सिरा होता है, और इसी प्रकार से सभी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी को छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ये हार्ट से ब्लड लंग्स को ले जाती है, किसके लिए, प्योरिफिकेशन, सॉरी ऑक्सीजनेशन करने के लिए, प्योरिफिकेशन नहीं, ऑक्सीडाइज करने, ऑक्सीजन मिलाने के लिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स टू, लंग्स से प्योर ब्लड कहाँ पे आता है, लंग्स से प्योर ब्लड कहाँ पे आता है, यही पूछा ना, द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स कम टू, ये जो लंग्स है यहाँ से, क्योंकि अब प्योर ब्लड क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला दिया गया, तो हम लोग जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, लंग्स में, फिर लंग्स से ब्लड में। तो इससे ब्लड पहले कहाँ पे आता है, तो इससे ब्लड, देखिए ये वाला क्या है, ये है लेफ्ट एट्रियम, तो पहले ब्लड यहीं तो आया, लेफ्ट एट्रियम में, फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर चला गया बॉडी पार्ट में। तो पहला कहाँ आया था, है लेफ्ट एट्रियम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्योर ब्लड इज टेकन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए इसमें पूछ रहा है, ये भी आपके उसी से संबंधित है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पूछ रहा है, प्योर ब्लड इज टेकन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर से
जो प्योर ब्लड है वो, ये जो ऑप्शन दिया है इनमें से कहाँ से, किसके द्वारा लिया जाता है, मतलब प्योर ब्लड, है ना। ये देखिए बॉडी है, तो इसमें से प्योर ब्लड जो है वो किसके द्वारा, प्योर ब्लड इज टेकन टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी बाई, बॉडी के वेरियस पार्ट का जो प्योर ब्लड है वो किसके द्वारा लिया जाता है। देखिए इसमें क्या होगा, इसके द्वारा होगा सर ये वाला एओर्टा, क्योंकि जब लंग्स में ब्लड आता है किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, मतलब ऑक्सीजन मिलाया जाता है, तो लंग्स में ऑक्सीजन पहले मिला, फिर कहाँ पे आया, हार्ट में, फिर हार्ट के द्वारा ये जो ये वाला है इसको बोलते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें गलत बना हुआ है, लिखा हुआ है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, फिर इससे ब्लड जब हमारे बॉडी में जाएगा तो किसके थ्रू जाता है, एओर्टा के थ्रू, और हमारे बॉडी में फिर मिल जाता है, फिर हम लोग उसका काम करते हैं, फिर उससे एनर्जी मिल जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, एओर्टा, डी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन का, द वेन कंडक्टिंग प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, अभी बताया इससे पहले, कौन सी वेन, सभी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तब अशुद्ध रक्त लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग उसको अशुद्ध नहीं कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होता है। तो सभी वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन इसमें क्या पूछा है, कौन सी वेन है जिसमें प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो कौन सी, देखिए यही है, वेन की बात कर रहे हैं ना, हाँ ये पल्मोनरी वेन है ना, पल्मोनरी वेन, तो कौन होगा ये, कहाँ गया, हाँ पल्मोनरी, ए नंबर, पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त अर्थात प्योर ब्लड होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ ब्लड आर देयर, मतलब ब्लड के कितने ग्रुप होते हैं, जैसे ना आप बोलते हैं आपका ब्लड क्या है, ए है कि बी है कि है डी है, ए बी सी डी, ए बी, ए बी ओ, बस में ही ए बी सी डी मत बोल देना, लोग बोल देते हैं ए बी। तो देखिए कितने टाइप ब्लड होते हैं, तो चार, कुल मिला के चार प्रकार के होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, और एक होता है ओ, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 4, 3 नंबर। अब देखिए ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, मतलब वो सर्वदाता है, सबको दे सकता है, और जो ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो सबसे दे सकता है, क्योंकि इसमें जो एंटीजन होता है, ओ में कोई एंटीजन ही नहीं होता है, हम लोग इसको डिटेल चर्चा हम लोग क्लास में किए हैं, अगर आपको भी ज़रूरत है तो आपको देखे नीचे कमेंट करिएगा, हम उसको डलवा देंगे, है ना। और ये अब जो ए बी है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, भी क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग आई थिंक आज 37 तक क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग इसके बाद, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो लंबा वीडियो सब लोग थोड़ा सा देखना पसंद नहीं करते, तो हम लोग इसके बाद फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, आप लोग इसको देखिएगा। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो इसका पार्ट फर्स्ट भी आप लोग लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, तो देख लीजिएगा, और जितने भी आपके लोग हैं उनको थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, अगर आपका इच्छा होगा तो अच्छा लगेगा। और जो आपके वनडे एग्जाम वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा, फिर से बताएं कि वनडे एग्जाम में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है, और ये सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं, और कहीं ऊपर से टपक के नहीं आए हैं, इसलिए आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, आप लोग इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज यहीं तक मिलते हैं, फिर अब नेक्स्ट में तो कंटिन्यू करेंगे, सीरीज आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, नमस्ते।